हेलो बच्चों, स्वागत है आपका। हमने जो अध्याय आधा पढ़ा था, आज हम उसे पूरा करेंगे और चलिए देखते हैं कि आगे इसमें क्या कहा गया है। तो गति के द्वितीय नियम का प्रयोग हम अपने दैनिक जीवन में करते रहते हैं, हमें देखने को मिलता है। जैसे क्रिकेट मैच के दौरान, मैच में जो क्षेत्र रक्षक होता है, आपका फील्डर जो होता है, वो तेज गति से आ रही गेंद को लपकते समय हाथ को पीछे की ओर खींचता है। कैच कर रहा है तो ऐसे नहीं करेगा, बल्कि ऐसे वो पीछे खींचता है। कभी आपने अगर ध्यान दिया हो तो ऐसा क्यों करता है? देखिए, इस तरह से जो क्षेत्र रक्षक गेंद के वेग को शून्य करने में अधिक समय लगाता है और इस तरह से गेंद में संवेग परिवर्तन की दर कम हो जाती है, जिसकी वजह से जो तेज गति से आ रही गेंद का प्रभाव हाथों पे कम पड़ता है। अगर वो डायरेक्ट ऐसे करेगा इस तरह से, तो उसके हाथों पे इंजरी हो सकती है। ठीक है, अगर उसने अगर अचानक रोक दिया तो फिर क्या होगा? उसका गेंद का वेग बहुत कम समय में शून्य होता है, इसलिए गेंद के संवेग में परिवर्तन की दर अधिक रहेगी, इसलिए कैच लपकने में अधिक बल लगाना पड़ेगा। ठीक है, जिससे हो सकता है कि खिलाड़ी की हथेली में चोट लग जाए। ठीक है, ऊंची कूद वाले मैदान में खिलाड़ियों को कुशन या फिर बालू पर कूदना होता है, देखा होगा आपने अक्सर, है ना, जो हाई जंप करते हैं। तो ऐसे खिलाड़ियों के छलांग लगाने के बाद गिरने के समय को बढ़ाने के लिए किया जाता है। ठीक है, और इस अवस्था में क्या होता है कि जो संवेग में परिवर्तन की दर कम हो जाती है। तो सोचो, ऐसे कराटे का जो खिलाड़ी है, एक ही झटके में बर्फ की एक सिल्ली को तोड़ देता है ना, देखा होगा आपने। तो गति के द्वितीय नियम के गणितीय सूत्र समीकरण के उपयोग से गति के प्रथम नियम को गणितीय रूप में प्राप्त किया जा सकता है। कैसे? देखिए, हमारे पास समीकरण जो थी 9.4 से F बराबर है m इंटू ए, और ए की जगह हम रख सकते हैं v माइनस यू अपॉन में t। तो ft हो जाएगा आपका कितना? mv माइनस mu। ठीक है, अगर जब F 0 है, बल 0 है किसी भी समय t पर, तो v बराबर u होगा। इसका मतलब वस्तु जो है समान वेग u से चलती रहेगी, और अगर यदि u शून्य है तो v भी शून्य होगा। ठीक है, मतलब वस्तु विरामावस्था में ही रहेगी। ओके, उदाहरण देखते हैं। एक 5 किलोग्राम द्रव्यमान वाली वस्तु पर 2 सेकंड के लिए एक नियत बल कार्यरत होता है। ठीक है, अच्छा, 5 किलो आपका क्या हो जाएगा? इसका द्रव्यमान है, ये आपका समय यानी t है। ठीक है, ये वस्तु के वेग को 3 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 7 मीटर प्रति सेकंड कर देता है। देखिए, यहां से शुरुआत हो रही है, ये आपका है आरंभिक वेग, तो ये होगा आपका अंतिम वेग। तो लगाए बल की मात्रा को हमें ज्ञात करना है। ठीक है, और यदि इस बल को 5 सेकंड के लिए आरोपित किया जाए तो वस्तु का अंतिम वेग क्या होगा? ठीक है, चलिए देखिए, हमारे पास ये सारी वैल्यूज आ गई हैं। अब देखिए, हमारे पास हमें क्या निकालना है? बल निकालना है। बल का फॉर्मूला क्या था आपके पास? m v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, m यानी द्रव्यमान आपके पास कितना है? 5। आपके पास अंतिम वेग कितना है? अंतिम वेग जो है आपके पास था 7, माइनस आपके पास आरंभिक वेग कितना है? 3, और समय है आपके पास 2 सेकेंड। ठीक है, 5 इंटू 4 अपॉन 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। 10 न्यूटन, ये आपके पास पहली जो स्थिति है, उस पहली जो कंडीशन दी गई है, उसमें आपका बल कितना आता है? 10 न्यूटन का। अच्छा, अब प्रश्न में ये दिया गया है कि अगर 5 सेकेंड का तक बल लगे तब क्या होगा? तो फिर से देखिए आप क्या करेंगे, तब हमें फाइनल यानी कि हमें जो अंतिम वेग है हमें वो बताना है। ठीक है, तो देखिए, अंतिम वेग निकालने के लिए आपके पास क्या फॉर्मूला होगा? देखिए, यहां से देखते हैं। Ft बराबर होगा, देखिए, आपका m v माइनस यू। ठीक है, फिर आप क्या करेंगे? Ft, ये आपका m यहाँ आ जाएगा, v माइनस यू। अच्छा, आपको निकालना है अंतिम वेग। ठीक है, तो आपका देखिए अंतिम वेग क्या होगा? Ft अपॉन m प्लस u बराबर है v।
अच्छा, अब देखिए आपको जो भी वैल्यू दी गई है सब आप उनको इस समीकरण पे रखेंगे। F यानी बल आपके पास है 10 न्यूटन, टाइम बढ़ाकर हो गया 5 सेकेंड, M आपके पास था 5 प्लस आरंभिक वेग था आपके पास 3 और हमें निकालना है अंतिम वेग। ठीक है, यहाँ पे हम रखेंगे 3। 5 से 5 कटा, 10 जमा 3 बराबर कितना हो गया 13। ठीक है, तो 13 मीटर पर सेकेंड ये आपका आ जाएगा अंतिम वेग। तो बच्चों इसी तरह से आप बाकी के जो उदाहरण हैं उनका अभ्यास करेंगे। ओके, चलिए अब हम बात करेंगे गति के तीसरे नियम के बारे में। पहले दोनों गति के नियमों से हमें क्या पता चलता है कि कोई भी जो वस्तु है वस्तु की गति की अवस्था में परिवर्तन लाता है तथा इससे हमें बल को मापने की विधि भी प्राप्त होती है। तो गति के तीसरे नियम के अनुसार जब एक वस्तु दूसरी वस्तु पर बल लगाती है तब दूसरी वस्तु द्वारा भी पहली वस्तु पर तात्क्षणिक बल लगाया जाता है। ये दोनों बल परिमाण में हमेशा समान होंगे, हमेशा, लेकिन इनकी दिशा जो है वो विपरीत होती है। इसका मतलब क्या है कि बल हमेशा युगल रूप में होते हैं और ये बल कभी भी एक चीज पे नहीं लगेंगे बल्कि दो अलग अलग वस्तुओं पे ये काम करते हैं। फुटबॉल खेल में हम देखते हैं कि हम गेंद को तेज गति से किक मारने के क्रम में विपक्षी टीम के खिलाड़ी से टकरा जाते हैं। ठीक है, तो इस क्रम में दोनों खिलाड़ी एक दूसरे पे क्या कर रहे हैं, बल लगाते हैं, यानी कि दोनों ही खिलाड़ी क्या हो जाएंगे, चोटिल हो सकते हैं। ठीक है, दूसरे शब्दों में अगर कहें तो किसी एकल बल का अस्तित्व नहीं होता बल्कि हमेशा युगल रूप में होते हैं। तो इन दोनों विरोधी बलों को क्रिया तथा प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। ओके, जो विरोधी बलों को क्या कहते हैं, क्रिया या फिर प्रतिक्रिया बल। माना कि जैसे जो दो स्प्रिंग तुलाएं एक दूसरे से जुड़ी हैं, जैसा कि आपको चित्र में दिया गया है जो आपके अगले पेज पे होगा। ठीक है, ये आपको चित्र दर्शाया गया है। ओके, अच्छा, अब इसमें देखिए क्या दर्शाया गया है कि ये एक दूसरे से जुड़ी हैं। तुला बी का स्थिर सिरा दीवार से जुड़ा है। जब तुला ए के मुक्त सिरे पर बल लगाया जाता है तब हम देखते हैं कि दोनों तुलाएं एक ही, उनमें एक ही वैल्यू आती है, एक ही मान दर्शाती हैं। मतलब तुला एक द्वारा तुला बी पर प्रयुक्त जो बल था तुला बी के द्वारा तुला ए पर लगाए गए बल के परिमाण में सेम है, समान है, लेकिन दोनों क्या है, दोनों की जो दिशाएं हैं वो बिल्कुल विपरीत है। दोनों जो बल लगाए गए अलग अलग दिशा, विपरीत दिशा में लगाए, अलग अलग नहीं, विपरीत दिशा में लगाए गए। ठीक है, तो इन दोनों बलों में कोई एक बल क्रिया और दूसरा बल क्या होगा, प्रतिक्रिया कहलाता है। ठीक है, तो गति के तृतीय नियम को हम किस प्रकार इसको परिभाषित कर सकते हैं, कैसे व्यक्त कर सकते हैं कि किसी भी क्रिया के लिए ठीक उसके सामने किंतु विपरीत दिशा में प्रतिक्रिया होती है। हालांकि ये अवश्य याद रखना है, आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल को दो अलग अलग वस्तुओं पे एक साथ काम करते हैं। ओके बच्चों, जैसे कि माना आप विश्राम की अवस्था में रेस्ट की पोजीशन पे हैं और सड़क पे चलना स्टार्ट करते हैं, तो द्वितीय नियम के अनुसार इसके लिए एक बल की आवश्यकता होती है जो आपके शरीर में त्वरण उत्पन्न करता है। तो ये कौन सा बल होगा? क्या ये पेशीय बल है जो आप सड़क पर लगाते हैं? क्या ये बल उसी दिशा में लगाते हैं जिस दिशा में हम आगे बढ़ते हैं? नो, एक्चुअली हम नीचे पृथ्वी की सतह को अपने पैरों से पीछे धकेलते हैं। ठीक है, और सड़क भी आपके पैर पर उतना ही बल लगाती है किंतु विपरीत दिशा में, जिसके प्रभाव से आप क्या कर पाते हैं, आप आगे बढ़ पाते हैं। ओके, ये जानना भी देखिए बेहद जरूरी है कि क्रिया और प्रतिक्रिया बल मान में हमेशा समान होते हैं, एक जैसे होते हैं, फिर भी बल एक समान परिमाण के त्वरण उत्पन्न नहीं कर सकता। ऐसा इसलिए क्योंकि प्रत्येक बल का अलग अलग द्रव्यमान की वस्तुओं पे कार्य करते हैं, क्योंकि वो दो अलग अलग वस्तुओं पे बल लग रहा है, लेकिन दोनों जो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं का द्रव्यमान तो एक जैसा नहीं हो सकता, वो तो डिफरेंट होगा, है ना। तो बंदूक से गोली छोड़ने की अवस्था में क्या होता है कि बंदूक द्वारा गोली पर आगे की ओर एक बल निरूपित होता है।
गोली भी बंदूक पर एक समान लेकिन विपरीत दिशा में बल लगाती है। इससे बंदूक पीछे की ओर प्रतिक्षेपित होती है। अब चूंकि बंदूक का द्रव्यमान गोली के द्रव्यमान से ज्यादा होता है, इसलिए बंदूक का त्वरण गोली के त्वरण से काफी कम होता है। एक जो नाविक होता है, नाव को क्या करता है, आगे की ओर कूदने की स्थिति में भी गति के तीसरे नियम को प्रदर्शित करता है ना। नाविक आगे की ओर कूद रहा है, देखिए ये आगे की ओर कूदता है, जबकि जो बल है, जो प्रतिक्रिया बल है, वो नाव को क्या कर रही है, वो पीछे की ओर उसे धकेल रही है। ओके, चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। दो बच्चों को पहिए वाली गाड़ी पे खड़ा होने को कहना है, जैसे कि आपको चित्र 9.13 में दर्शाया गया है। ठीक है, उन्हें बालू से भरा थैला या कोई भी भारी वस्तु दे सकते हैं। अब उन्हें थैले को लपकते हुए खेलने को कहें। क्या बालू के थैले को फेंकने के कारण उसमें से प्रत्येक ताक्षणिक बल का अनुभव करेंगे? करते हैं। आप गाड़ी के पहिए पर कोई सफेद रेखा खींच दें ताकि जब वे दोनों बच्चे थैले को फेंके तो गाड़ी की गति का अवलोकन किया जा सके। आप दो बच्चों को किसी एक गाड़ी पर खड़ा कर दें और एक दूसरे बच्चे को दूसरी गाड़ी पर, आप यहाँ गति के द्वितीय नियम को देख सकते हैं। क्योंकि इस अवस्था में जो ये बल है वो क्या होगा, वो अलग अलग त्वरण उत्पन्न करेगा। ठीक है, तो इस क्रिया में दिखाई गई गाड़ी 50 सेंटीमीटर इंटू 100 सेंटीमीटर आकार के 12 मिलीमीटर या 18 मिलीमीटर मोटे प्लाई बोर्ड में दो जोड़े पहिए लगाकर बनाई जा सकती है। स्केट बोर्ड प्रभावी नहीं होगा क्योंकि इसका सीधी रेखा में गति करना कठिन होता है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं संवेग संरक्षण के बारे में। माना कि दो वस्तुएं, मान लीजिए दो गेंदें हैं ए और बी, जिनका द्रव्यमान है ma और mb, यानी बॉल ए का द्रव्यमान है ma, बॉल बी का द्रव्यमान है mb। एक ही सरल रेखीय दिशा में अलग अलग वेग से गति कर रहे हैं। ठीक है, ma यानी जो गेंद a है उसका वेग है ua और जो गेंद b है उसका वेग है ub। ठीक है, और उन पर कोई जो असंतुलित बल है वो कार्य नहीं कर रहा। ठीक है, और माना कि जो ua है वो ub से बड़ा है। ठीक है, अब क्या होता है, ये दोनों आपस में टकराती हैं एक दूसरे से। ठीक है, जैसे कि इसमें दिया गया है, ये अभी टक्कर से पहले की बात है, ये टकराए। ठीक है, अब माना कि टक्कर का समय कितना है, t है, तो इस क्रम में गेंद A गेंद B पर कितना बल लगाती है, गेंद A B पे बल लगा रही है तो वो है FAB, तथा गेंद B गेंद A पर जो बल लगाती है वो है FBA। ठीक है, माना कि टकराने के बाद गेंद A और गेंद B का वेग क्या हो जाएगा, क्रमशः VA और VB, जैसे कि आप देख सकते हैं ये टकराने के बाद है। ठीक है, अब समीकरण 9.1 से गेंद A का जो संवेग है टकराने के पहले और बाद क्या हो जाएगा, देखिए, चलिए देखते हैं इसे। देखिए गेंद A का जो है संवेग टकराने से पहले और टकराने के बाद क्या होगा, टकराने से पहले MAUA और टकराने के बाद MAVA। ठीक है बच्चों, अब संवेग में परिवर्तन की दर या FAB टकराने के समय क्या होगा, देखिए वो होगा आपके MA और आपका क्या होता है V माइनस U, तो VA माइनस UA बटा T। ठीक है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, संवेग में परिवर्तन की दर। अच्छा, इसी तरह से गेंद B के जो संवेग में परिवर्तन दर टकराने के बाद क्या होगा, गेंद B की अगर हम बात कर रहे हैं तो वो हो जाएगा आपका, देखिए MB VB माइनस UB बटा T। ठीक है, अब गति का जो तीसरा नियम है उसके अनुसार गेंद A के द्वारा गेंद B पर लगाया गया बल क्या था, FAB, A ने जो B पे लगाया। ठीक है, और गेंद B के द्वारा जो A पे लगा FBA, B के द्वारा जो A पे लगा। ठीक है, तो बल एक दूसरे के बराबर और विपरीत होंगे, यानी कि
ए बी, ये जो बल है ये दोनों तो हैं बराबर, एफ बी ए के है तो बराबर, लेकिन विपरीत है, मतलब ये माइनस है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज हम रखेंगे, एफ ए बी की जो वैल्यू है, ठीक है, और उसके बाद एफ बी ए की जो वैल्यू है उसे हम इसमें रखते हैं। ठीक है, तो चलिए आपका क्या हो जाएगा, एम ए वी ए माइनस यू ए बटा टी बराबर माइनस, ठीक है, माइनस का साइन आप लगाएंगे, एम बी वी बी माइनस यू बी बटा टी। ठीक है बच्चों, तो देखिए इसके बाद अब आपका क्या होगा, देखिए अब आपको क्या दिया गया इसमें, एफ, ये हमने इनकी वैल्यूज रख दी। ठीक है, अब क्या होगा, एफ एम ए यू ए, जब हम इस ब्रैकेट को खोलेंगे, प्लस एम बी यू बी इज इक्वल टू एम ए यू बी ए प्लस एम बी वी बी। ठीक है, कैसे आएगा देखिए, तो चलिए अब इसको सॉल्व हम करते हैं। ये हो जाएगा आपका एम ए वी ए माइनस एम ए यू ए, अच्छा टी से टी ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, बराबर है माइनस एम बी वी बी। अब क्यू की बाहर माइनस है तो ये हो जाएगा आपका प्लस एम बी यू बी। ठीक है, अब देखिए आप इस तरह से एम ए वी ए, ठीक है, और आपका ये देखिए इसको हम अगर इस तरफ लेकर आएंगे तो क्या हो जाएगा, आपका प्लस हो जाएगा एम बी वी बी बराबर है आपका एम बी यू बी, और ये माइनस का है, इधर आके हो जाएगा प्लस एम ए यू ए। ठीक है बच्चों, तो देखिए यहां से आपके पास ये समीकरण आ गई। टकराने से पहले गेंदे ए और बी का कुल संवेग कितना था, ये, ठीक है, और टकराने के बाद जो कुल संवेग था वो रहा इतना। तो यहां से हमें क्या पता चलता है कि गेंद पर जब कोई बाहरी जो बल है वो कार्य नहीं कर रहा है, तो दोनों गेंदों का जो कुल संवेग है वो बदलता नहीं है, बल्कि जो कुल संवेग है वो संरक्षित रहता है। ठीक है, तो इस प्रयोग के आधार पर हम कह सकते हैं कि दो वस्तुओं के संवेग का योग टकराने के पहले और टकराने के बाद भी बराबर रहता है, जबकि उन पर कोई असंतुलित बल उस पर कार्य नहीं कर रहा हो। ठीक है, तो इसे वेग संरक्षण का नियम कहते हैं, और इसे हम दूसरे तरह से भी व्यक्त कर सकते हैं कि दो वस्तुओं का कुल संवेग टकराने की प्रक्रिया में अपरिवर्तनीय रहता है या फिर संरक्षित रहता है। ठीक है, तो चलिए क्रियाकलाप देखते हैं। एक बड़े आकार का गुब्बारा लेना है और इसमें पूरी तरह से हवा भरनी है। फिर इसके जो मुख को आपने धागे से बांधना है और इसकी सतह पर किसी चिपकाने वाली टेप की सहायता से, जैसे कि आपको चित्र में दिया गया है जो अगले पेज में है, फिर टेप की सहायता से आपने क्या करना है, प्लास्टिक की पतली नली लगानी है, स्ट्रॉ जिसे हम कहते हैं। ठीक है, देखिए किस तरह से आप किया गया है। फिर स्ट्रॉ के बीच से एक धागे को पार कराना है जिसके दोनों सिरों की दीवार पर चित्रानुसार लगाए, जैसे कि आपको चित्र में दिया गया, ठीक इसी तरह से करना है। फिर गुब्बारे के मुंह पर बांधे गए धागे को खोलना है। अब गुब्बारे में भरी जो हवा है वो क्या होगी, वो बाहर निकलने शुरू हो जाएगी। ठीक है, और जो स्ट्रॉ है कि गति की दिशा का अवलोकन आपने करना है, स्ट्रॉ और जो आपका गुब्बारा है दोनों की। ठीक है, अगला क्रियाकलाप क्या है कि एक कांच की एक टेस्ट ट्यूब में, परख नली में आपने लेना है और उसमें थोड़ा सा पानी डालना है। फिर परख नली के मुंह पर आपने एक स्टॉप कॉर्क लगाना है। ठीक है, ये अगले पेज पे आपको जो चित्र दिया गया उसमें दर्शाया गया है। अब परख नली को दो धागों के द्वारा स्टैंड पर क्षैतिज दिशा में लटकाना है और बर्नर की सहायता से टेस्ट ट्यूब को तब तक गर्म करना है जब तक कि टेस्ट ट्यूब का पानी वाष्पित ना हो जाए, उसमें से वाष्प आना शुरू ना हो जाए तथा कॉर्क बाहर ना जाए। तो देखेंगे कि जो परख नली कॉर्क की गति की विपरीत दिशा में प्रक्षेपित होती है। ठीक है, तो कॉर्क तथा प्रक्षेपित जो परख नली के वेगों में अंतर का भी आप अवलोकन करें। ओके, चलिए उदाहरण देखते हैं 9.6।
2 किलोग्राम के एक पिस्टल से 20 ग्राम द्रव्यमान की एक गोली 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। तो पिस्टल के पीछे हटने के वेग का परिकलन आपने करना। अच्छा, वेग आपका जो गोली का द्रव्यमान है वो कितना है? देखिए, गोली का द्रव्यमान है आपके पास 20 ग्राम, ठीक है। तो 20 ग्राम को सबसे पहले आप किलोग्राम में चेंज करेंगे, ठीक है। पिस्टल का जो द्रव्यमान है वो 2 किलो है, तो ये है आपका M1, ये है आपका M2, ठीक है। अब द्रव्यमान की जो गोली है 150 मीटर प्रति सेकंड के क्षैतिज वेग से छोड़ी जाती है। तो गोली का जो प्रारंभिक वेग होगा यानी कि U1 जो होगा और पिस्टल का जो प्रारंभिक वेग होगा वो दोनों क्या होंगे? 0 होंगे, ठीक है। यानी कि आपका U माइनस U2 क्या होगा? आपका 0 होगा। गोली का अंतिम वेग जो है वो आपको दिया गया है, ये है आपका V1, ठीक है। अब गोली की दिशा बाएं से दाएं परिपाटी के अनुसार धनात्मक ली गई है। तो माना कि जो पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग है उसे हम V मान लेंगे, ठीक है। तो गोली छूटने के पहले गोली तथा पिस्टल का कुल जो संवेग होगा वो क्या है? देखिए, चलिए इसे हम करते हैं। देखिए, आपके पास क्या है? गोली, बंदूक का द्रव्यमान 2, गोली का हमने निकाला था 20 ग्राम, तो उसे जब हम किलोग्राम में चेंज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.002, ठीक है, इंटू 0, क्योंकि जो आरंभिक वेग है वो कितना था? 0 था। इसका मतलब ये क्या हो गया? ये तो 0 हो गया, ठीक है। अब गोली छूटने के बाद, गोली जो छूटने के बाद हमें निकालना है, गोली छूटने के बाद कुल संवेग, छूटने के बाद का आपको निकालना है कुल संवेग, ठीक है, बाद कुल संवेग। तो देखिए वो क्या होगा आपका? आप क्या करेंगे? आपका जो गोली है उसका द्रव्यमान है 0.002, इसको आप क्या करेंगे? 150 मीटर प्रति सेकंड जो उसका वेग है, और इसको हमने लिया है धनात्मक, ठीक है, प्लस 2 इंटू हमने क्या माना था? देखिए यहां पे हमने क्या माना था कि माना कि पिस्टल का प्रतिक्षेपित वेग क्या है? V है, तो हम यहाँ पे क्या रखेंगे? V रखेंगे। हमें इस V की वैल्यू को निकालना है। ओके बच्चों, तो देखिए अब आपका ये क्या हो जाएगा? ये आपका कुल आ जाएगा 3 + 2V, ठीक है। जब आप इसको दोनों को गुणा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 3 + 2V, 2V क्या? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखिए संवेग संरक्षण जो हमने पढ़ा था उसके नियम के अनुसार क्या होगा? गोली छूटने के बाद का कुल संवेग बराबर होगा गोली छूटने के पहले का संवेग, ठीक है। तो बाद छूटने का संवेग हमने कितना निकाला था? देखिए यहां से 3 + 2V, ठीक है, 3 + 2V बराबर 0, ठीक है। तो V आपका क्या हो जाएगा? 2V बराबर हो जाएगा -3, V बराबर -3/2, और V आ जाएगा आपका -1.2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, देखिए माइनस में, तो अब ऋणात्मक यहाँ पे चिन्ह आ रहा है, माइनस का चिन्ह आ रहा है, उसका मतलब क्या है कि पिस्टल गोली के विपरीत दिशा में था, यानी कि दाईं से बाईं ओर प्रतिक्षेपित हुई। देखिए चित्र दिया गया, ये प्रक्षेपण से पहले है और ये है प्रक्षेपण के पश्चात। ओके बच्चे, तो इसी तरह से आप उदाहरण का अभ्यास खुद से करेंगे। ओके, देखिए आपको एक प्रश्न यहाँ पे दिया गया है, यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर है तो स्पष्ट कीजिए कि घोड़ा गाड़ी को कैसे खींच पाता है। देखिए जब घोड़ा चल रहा होता है तो क्या होता है कि वो
विपरीत दिशा में क्या वो आगे की तरफ जा रहा है, विपरीत दिशा में वो बल लगा रहा है किस पे, धरती में। तो बदले में जो धरती है वो भी क्या कर रही है, विपरीत दिशा में क्या लगा रही है, बल लगा रही है, यानी कि आगे की डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में आपका घोड़ा चल रहा है। तो इस तरह से जो घोड़ा है वो गाड़ी को खींच पाता है। ओके, चलिए देखते हैं हमने क्या सीखा इस अध्याय में। गति का प्रथम नियम, वस्तु अपनी विरामावस्था अथवा सरल रेखा पर एक समान गति की अवस्था में तब तक बनी रहती है जब तक उस पर कोई असंतुलित बाह्य बल कार्य ना करे। वस्तुओं द्वारा अपनी गति की अवस्था में परिवर्तन का प्रतिरोध करने की प्रवृत्ति को हम क्या कहते हैं, जड़त्व कहते हैं। किसी वस्तु का द्रव्यमान उसके जड़त्व की माप है जिसका एसआई मात्रक है किलोग्राम। घर्षण बल सदैव वस्तु की गति का प्रतिरोध करता है। गति का द्वितीय नियम, किसी वस्तु के संवेग परिवर्तन की दर वस्तु पर आरोपित असंतुलित बल के समानुपाती एवं बल की दिशा में होती है। बल का एसआई मात्रक है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसे न्यूटन के नाम से भी जाना जाता है, आप इसकी जगह न्यूटन भी लिख सकते हैं। न्यूटन का प्रतीक है आपका देखिए एन, ठीक है। और आपका देखिए 1 न्यूटन का बल किसी 1 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है। वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान एवं वेग का गुणनफल होता है तथा इसकी दिशा वही होती है जो वस्तु के वेग की होती है। इसीलिए इसका एसआई मात्रक देखिए, इसका एसआई मात्रक भी है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। गति का तृतीय नियम क्या कहता है कि प्रत्येक क्रिया के समान एवं विपरीत प्रतिक्रिया होती है। ये दो विभिन्न वस्तुओं पर कार्य करती है और किसी विलग निकाय में कुल संवेग हमेशा संरक्षित रहता है। ओके, पहला प्रश्न देखते हैं अभ्यास का। कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है, क्या किसी भी वस्तु के लिए अशून्य वेग से गति करना संभव है? यदि हाँ, तो वस्तु के वेग के परिमाण एवं दिशा पर लगने वाली शर्तों का उल्लेख करें और यदि नहीं तो उसका कारण स्पष्ट करना है। तो देखिए, क्या यह संभव है कि कोई वस्तु शून्य बाह्य असंतुलित बल अनुभव करती है तो वो मतलब कि वो अपना अशून्य वेग से गति करना संभव कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है, ये बिल्कुल संभव है। कोई भी जो वस्तु है वो अपनी गति में रहेगा जब तक कि कोई बाह्य असंतुलित बल ना लगे। ठीक है, जब अगर आप उसकी गति को चेंज करना चाहते हैं तो क्या होगा, उसके वेग को चेंज करना चाहते हैं तो कोई हमें बाह्य असंतुलित बल उस पे लगाना पड़ेगा। ओके बच्चों, तो मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये अध्याय समझ आया होगा। अध्याय का अभ्यास आप करते रहिए।